वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 19 अप्रैल 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर है चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बात करने वाले हैं MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट के बारे में। देन वी हैव इंडिया रशिया ट्रेड रेजिग्नेशंस वाला टॉपिक जो है ये काफ़ी नया है, एक नया ट्रेंड हमें जॉब मार्केट में देखने को मिल रहा है। यंगस्टर्स जो हैं वो अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। देन वी हैव द फोर्थ वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स इज WPI MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ूँ उससे पहले डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन थिंग। आप में से एक स्टूडेंट ने, आई एम श्योर यू विल बी ए न्यू स्टूडेंट, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या ये लेक्चर जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं या फिर इसके लिए रेलेवेंट है। द आंसर इज़ ऑफ कोर्स YES, दैट इज़ यस। ये लेक्चर जो हैं वो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है, राइट। और करंट अफेयर्स के अगर आप डिविजन्स देखेंगे तो यू विल फाइंड के जियोग्राफी का प्रश्न पूछा जाएगा, इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर्स में है तो वी कवर दैट। इसी के साथ कुछ स्टैटिक चीज़ें होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल MCLR, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, सरकारी बैंक, तो द आंसर इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये सारा मटीरियल जो है वो आपको इसी लेवल, इसी यहाँ पर ही मिल जाता है। जैसे देखिए, रीड दिस लाइन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द कंट्रीज बिगेस्ट मास लेंडर बाय एसेट। तो हमें पता चल गया कि इस लाइन को पढ़ने के बाद कि हमारे देश की सबसे बड़ी कोई बैंक है तो दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो ये प्रश्न का जवाब। नाउ कमिंग बैक टू दिस MCLR, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जो MCLR हैं उसको जितनी भी रिटेल और जितने भी इंस्टीट्यूशनल लोन्स हैं इनमें इंक्रीज़ किया जाए, और 10 बेसिस पॉइंट से इसको इंक्रीज़ भी किया है। अब ये जो MCLR है ना, दैट इज़ बेसिकली मिनिमम, एक प्रकार का आप समझ लीजिए मिनिमम इंटरेस्ट रेट। ये बैंक का एक प्रकार का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है कि इससे नीचे, राइट, इससे नीचे बैंक जो है वो आपको लोन नहीं देगा। ये मिनिमम एक रेट है, इस रेट से नीचे आपको लोन नहीं मिलेगा। नाउ द रीज़न इज, इससे पहले क्या था, मीन्स ये MCLR जो है वो 2016 में इस चीज़ को हमारी बैंक में स्टार्ट किया गया। इससे पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बड़ा क्लाइंट है तो बैंक कि उनके साथ कुछ अच्छे टर्म्स हैं तो ऐसे बड़े क्लाइंट को कम रेट पर लोन मिल जाती थी, और जो रेगुलर कस्टमर्स हैं तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। उनको जो लोन बैंक्स देती थी वो थोड़ा हायर इंटरेस्ट चार्ज करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब चली गई बिकॉज ऑफ MCLR, और ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अब बैंक्स को हर महीने, एवरी मंथ, लेट मी राइट इट डाउन हियर, तो एवरी मंथ जो है वो सभी बैंक्स को अपना जो ओवरनाइट रेट है, फिर एक महीने का जो इंटरेस्ट रेट है, 3 महीने का इंटरेस्ट रेट, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट, 1 साल का, 2 साल का, ये सारे रेट्स जो हैं वो बैंक को अपनी वेबसाइट पर लिखने पड़ते हैं। तो MCLR की वजह से ट्रांसपेरेंसी भी आ चुकी है, और लेट्स से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया, रेपो रेट कम किया, तो जो फाइनल कस्टमर जिसको एक बेनिफिट मिलना चाहिए तो वो भी फटाफट मिल जाता है बिकॉज ऑफ MCLR। पहले ऐसा होता था कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लोन के रेट को कम करती थी या फिर रेपो रेट को कम करती थी, लेकिन बैंक्स जो है वो टाइम पर उसको कट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार के सिंक्रोनाइजेशन में चीज़ें काम करती है। तो ये कुछ MCLR के बेनिफिट्स हैं, राइट। इन सिंपल टर्म, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट यानी कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसके नीचे बैंक जो है वो आपको मीन्स उसके नीचे का रेट जो है वो बैंक आपको ऑफर नहीं करेगी, राइट। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में किया भी जा सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि कभी करेगी ही नहीं,
ये पॉसिबल हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग, व्हेन आई से जनरली, लेट्स से 95% केसेस में रेट जो है वो सही में रहेगा, 99% में केस रेट जो है वो सही में रहेगा, सिर्फ 1% में ऐसा किया जा सकता है। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर। अब इसको इंक्रीज किया गया है बाय 10 बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। एक बेसिस पॉइंट यानी कि 0.01%। याद रखने के लिए, मीन्स याद रखना नहीं है, एक बार समझ लोगे तो हमेशा ये चीज़ याद आ जाएगी। 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1%, राइट। अब बस मैथ्स की स्किल अप्लाई कीजिए। 1 बेसिस पॉइंट इज 0.01। तो अगर मैं कहूँ कि 99 बेसिस पॉइंट यानी कि बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है किसी चीज़ को, इसका मतलब है कि 0.99%, और इसमें एक और बेसिस पॉइंट ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1%, इजंट इट। तो दिस इज सिंपल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। तो 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.10% या फिर 0.1%, ये जो MCLR है उसको इंक्रीज किया गया है। और क्योंकि SBI ने किया है तो जो दूसरी बैंक्स हैं वो भी SBI को अब फॉलो करेगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे दिया है कि वो आने वाले समय में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी कंडीशन जो है उसको और ज़्यादा टाइट करने वाली है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पैसे के फ्लो को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। और जो दूसरी बैंक्स और नॉन बैंक्स हैं उन्होंने लेंडिंग रेट्स जो हैं इसको 15 बेसिस पॉइंट से ऑलरेडी पिछले महीने ही इंक्रीज कर दिया है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। इंडिया रशिया ट्रेड के बारे में बात करें तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड जो है वो रेज्यूम यानी कि रीस्टार्ट हो गया है। हमारे देश से बड़े बड़े कंटेनर्स जिसमें चाय, राइस, फ्रूट्स, कॉफ़ी, मराइन प्रोडक्ट्स, कॉन्फेक्शनरी शिपिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लास्ट वीक से स्टार्ट हो चुकी हैं। रही बात चाय की, गिव यू जस्ट वन एग्जांपल कि हर साल एक आंकड़ा देता हूँ आपको, हर साल रशिया जो है वो भारत से 43 से लेकर 45 मिलियन किलोग्राम चाय को इंपोर्ट करता है। भारत इतनी चाय 43 से 45 मिलियन किलोग्राम चाय रशिया को एक्सपोर्ट करता है। अब ये जो ट्रेड है, ये बायलैटरल ट्रेड, इसको सेटल कर रहा है, यानी कि पैसों का पेमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रशिया की सबसे बड़ी बैंक स्बर बैंक जो है वो पेमेंट कर रही है। और सामान जो है वो जॉर्जिया का जो पोर्ट है वहाँ तक जा रहा है, वहाँ से फिर रशिया को एंटर कर रहा है। द ट्रेड इज़ बीइंग सेटल्ड थ्रू रुपी रूबल रूट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, while some banks are providing remittances in euros। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक दोनों देश जो हैं वो रुपी रूबेल में, रुपी हमारी करेंसी है, रूबेल रशिया की करेंसी है, तो हम उनसे सामान खरीद रहे हैं तो हम उनको बदले में दे रहे हैं रूबेल, राइट। और वो हमसे खरीद रहे हैं तो वो हमें रुपी दे रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि वो हमें यूरोज़ भी दे रहे हैं, राइट। रेमिटेंस यानी कि पैसा जो आ रहा है तो वो यूरोज़ में भी आ रहा है। तो इस प्रकार की एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दोनों देशों के बीच में नज़र आ रही है। और इससे पहले आपको याद है कि टॉप ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई थी इस ट्रेड और इन सारी चीज़ों को लेकर। एनुअल ट्रेड की बात करें, अप्रैल 2021 से अब फरवरी 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो भारत ने रशिया को $3.2 बिलियन की आइटम जो हैं उनको एक्सपोर्ट किया है, और वहाँ से हमने $8.7 बिलियन की आइटम को इंपोर्ट किया है। इंडिया के ऊपर दूसरे देशों ने प्रेशर क्रिएट करने की भी कोशिश की थी। फॉर एग्जांपल जो क्रूड हम उनसे खरीदते हैं तो उसके बारे में मीडिया में काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, और एस जयशंकर साहब ने क्लियरली बता दिया था कि भारत जो एक महीने में जितना तेल खरीदता है रशिया से, उतना तो यूरोप जो है वो दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक उतना ऑयल ख़रीद लेता है। तो अगर किसी पर उंगली उठानी है तो आप यूरोप पर उठाइए, हम पर नहीं। इस प्रकार की डिस्कशन भी हमने की थी, आपको याद होगा, राइट। सो थिंग्स आर सो फार सो गुड। अब दोनों देशों के बीच में ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और बहुत सारे दूसरे देशों के साथ भी रशिया का ट्रेड जो है वो अब धीरे धीरे स्टार्ट बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ग्रेट रेजिग्नेशन, एक टैलेंट ट्रेंड्स 2022 नाम का एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, और इसमें यह पता चला है कि 86% जितने जो रिस्पोंडेंट्स हैं
वो आने वाले 6 महीनों में अपनी जॉब जो छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसको आप कह सकते हैं ग्रेट रेजिग्नेशन। और 2022 में भी ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। और जितने अलग अलग देशों में सर्वे कंडक्ट किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स किसी देश के छोड़ना चाहते हैं अपनी जॉब को, तो दैट इज़ इंडिया। और पेंडेमिक की वजह से लोगों की, आप समझ कह सकते हैं कि एक सेंसिबिलिटी जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है। पहले लोग काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन अब लोग जो हैं वो समझने लगे हैं कि बेटर वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपनी का कल्चर आजकल मैटर करता है, सिर्फ सैलरी नहीं। और 61% रिस्पोंडेंट ने ऐसा कहा कि वो उनको थोड़ी कम सैलरी मिलेगी तो चलेगा, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल वेलबींग और हैप्पीनेस जो है ये उनको मिलनी चाहिए। प्रमोशंस थोड़े कम मिलेंगे, सैलरी थोड़ी कम मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन ये बैलेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड रेकमेंड यस कि दिस इज़ द वे इट शुड बी। अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो ऐसा ही होना चाहिए, राइट, कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ काम 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 से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इफ़ यू आर नॉट एन्जॉइंग योर वर्क एंड स्टिल डूइंग इट तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको आपका काम पसंद है, अगर आपका काम ही आपकी हॉबी है, तो फिर छुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो तो होना ही चाहिए। WPI, द होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन spiked more than expected to a 4-month high in March. होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो मार्च में 4 महीनों का सबसे ज़्यादा है। और कमोडिटीज़ की प्राइस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। और युद्ध जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब स्पेकुलेशंस हैं, क्लैरिटी नहीं है। और जब क्लैरिटी नहीं होती है, जब भय होता है किसी चीज़ का, तो मार्केट एक ख़ास प्रकार से बिहेव करती है। मार्केट में लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नए रिस्क नहीं लेंगे, अपनी जो भी ऑफिस हैं या फिर अपना जो अपनी फैक्ट्री है या फिर प्रोडक्शन लाइन है तो उसको एक्सपांड नहीं करेंगे। नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी, नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी तो फिर सरकार के पास टैक्स कम आएगा, पैसों का फ्लो कम होगा। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो होने लगते हैं। और कमोडिटीज़ की प्राइस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़रीद नहीं पा रहे हैं या फिर शिपमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इश्यूज जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। और जैसे हमने बात की कि सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जून में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकती है। तो अब इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करना ही है और ग्रोथ जो है उसके ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI जो है ये फरवरी में 13.11 था, अब ये 14.55% हो चुका है। और 2011-12 से अगर आप देखें तो ये अभी का सबसे हाईएस्ट है। लेकिन पिछले पूरे साल जो है ये होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में ही रहा है, पर अब धीरे धीरे इसमें भी एक उछाल देखने को मिल रहा है। और विनो के जो लेटेस्ट मार्च का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया था तो 6.95 था, इज़न्ट इट, 95%। तो ये जो RBI की अपर लिमिट है उससे भी ज़्यादा है। तो रिटेल इन्फ्लेशन ज़्यादा, होलसेल इन्फ्लेशन ज़्यादा, ग्रोथ के ऊपर इसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll see you soon. Till then, stay curious. God bless you all. Jai Hind.